ठीक है। बस। हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हम पढ़ा रहे हैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं में आपको अक्षांश में आपको कुछ चीज़ें पढ़ा दिया है और उसमें जो एक दो पॉइंट बचा है तो उसको हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक। और सभी को मेरा गुड इवनिंग। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार शेयर कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर आपकी इस चैनल पर आपको जीएस के जितने भी पोर्शन हैं सारे पोर्शन आपको कराए जाएंगे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका संविधान हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, है ना। और साइंस से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने जीएस में जो टॉपिक पूछे जाते हैं आपके, वो भी इसमें आपके कराए जाएंगे। आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिलहाल अभी मेरी लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, तो लाइव क्लास चलेगी तो हम लाइव क्लास रेगुलर करेंगे। ठीक है। तो आपको कोई भी समस्या तो कमेंट बॉक्स में कर लीजिए, हम लोग उसको देख भी लेंगे। ठीक। हमें लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा उजाले की समस्या होगी, बहुत सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, एक दो दिन में इसको सही कर देंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। हम लोग पढ़ रहे हैं अक्षांश रेखाएं, बहुत सी चीज़ें मैंने कल बता दिया है। अब जो लोग वीडियो पर नए हैं उसको पीछे वाला वीडियो पर जरूर देखिएगा। और इसमें दो पॉइंट बचा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं जो खींची जाती हैं। मैंने क्या बताया था, यह ग्लोब पर जो खींची जाती है अक्षांश रेखाएं, यह ग्लोब पर एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दिया है, कंफर्म कर दिया है। ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, वो भी मैंने बता दिया है। जैसे इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है इसको बोला जाता है कर्क रेखा। 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको बोला जाता है मकर रेखा, सॉरी आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। इसी तरह नीचे मैंने बता दिया था 23.5 डिग्री जो साउथ में है इसको बोला जाता है मकर रेखा, और 66.5 डिग्री जो साउथ में है इसको बोला जाता है अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं या सर्किल कहते हैं। ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको कल यहाँ बता दिया था। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए जो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, लेकिन ग्लोब पर इनकी दूरी देखें हमें कम दिखाई देती है। लेकिन अगर धरातल पर इनकी वास्तविक दूरी देखें, अर्थात धरातल पर दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो कितनी होती है, ठीक है, जिसको हमें समझना है। तो देखेंगे धरातल पर, अगला पॉइंट जहां से लिखे उसके आगे नेक्स्ट करेंगे। धरातल पर दो अक्षांशों के मध्य वास्तविक दूरी जो होती है 111.13, एक्चुअल पूरी यही होती है 111.13 क्या होती है, किलोमीटर होती है, या इसको कर लेंगे 111 किलोमीटर। ठीक है। सीधा सीधा जो आंकड़ा माना जाता है, कितना माना जाता है 111 किलोमीटर, लेकिन वास्तविक दूरी कितनी होती है 111.13 किलोमीटर होती है। दूसरी बात, इन दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जो एरिया होता है, जो जोन होता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट लिखेंगे, दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में जोन। क्या बोलते हैं?
जोन, ZONE, कटिबंध या जोन। जैसे हम जानते हैं कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये जलवायु के आधार पर कितने कटिबंधों में मुख्यतः आप देखेंगे, मुख्यतः 3 कटिबंधों में इसको विभाजित किया जाता है। जलवायु के आधार पर देखेंगे जो कटिबंध होते हैं, जलवायु के आधार पर जो कटिबंध होते हैं, जलवायु के आधार पर मुख्यतः 3 कटिबंध होते हैं, 3 कटिबंध होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं उष्ण कटिबंध, कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध। फिलहाल ये चीजें मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी उष्ण कटिबंध, दूसरा होता है उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। तीसरा क्या होता है, शीत कटिबंध। तीसरा क्या होता है, शीत कटिबंध, कटिबंध। तीसरा क्या होता है, शीत कटिबंध होता है। देखिए ग्लोब पर जब देखेंगे इन कटिबंधों की स्थिति कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, फिर कितने डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। जैसे ग्लोब हो गया, ठीक है, ग्लोब ये क्या है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, तो भूमध्य रेखा के 23.5 ऊपर क्या चलेंगे हम लोग, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र होता है, फिर यानी कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र, एक कर्क रेखा है, अरे कौन सी रेखा है, मकर, इसका कितना होता है 23.5 डिग्री, एक नॉर्थ है, एक क्या है, साउथ है। तो इसके बीच सूर्य की रोशनी हमेशा आपको मिलती रहती है, सूर्य की रोशनी क्या होती है, प्राप्त होती है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है। भूमध्य रेखा से 23.5 ऊपर और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र होता है वो गर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पर हमेशा आपको मिलती रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। अब चलेंगे 23.5 से ऊपर चलेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री जो साउथ होता है, साउथ, ठीक है। इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है, आपको कहते हैं, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध, इसको बोला जाता है उपोष्ण कटिबंध। दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, ठीक है। इसको बोला जाएगा उपोष्ण कटिबंध। क्या बोला जाएगा, उपोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और ठंडी दोनों आपकी मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, गर्मी और ठंडी मिलती है, उपोष्ण कटिबंध। और आगे हम चलेंगे 66 से 90 नॉर्थ और 66 से 90 साउथ। तो ये जो क्षेत्र होता है इसको बोला जाता है शीत कटिबंध। क्या बोला जाता है, शीत कटिबंध। कौन सा क्षेत्र बोला जाता है, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो ये दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध जो आपको मिलेंगे, ये आपके कहाँ मिलेंगे, दोनों गोलार्धों मिलेंगे। तो 2 अक्षांशों के बीच एक अक्षांशीय हो गया और एक अक्षांशीय हो गया, फिर इसके मध्य का जो क्षेत्र होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, कटिबंध, या इसको हम लोग कहते हैं जोन कहते हैं, ठीक है। तो ये अक्षांश से संबंधित नॉर्मल जो बातें हैं, ठीक है, अक्षांश से संबंधित जो नॉर्मल बातें हैं बस वही आपको बताई जाएगी। आगे चल करके जब आपका एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाएगा वहां पे पूरी चीजें आपको डिटेल से बताई जाएगी वीडियो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज देखिए, हम क्या करेंगे एकदम 0 से आपको ऊपर तक ले चलेंगे, क्योंकि जब भी भारत का भूगोल हम पढ़ेंगे तो इनका महत्वपूर्ण रोल होगा। जैसे भारत की स्थिति पढ़ाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ऐसे करके हम पढ़ेंगे तो अक्षांश क्या होते हैं इसको जानना पहले क्या होता है, जरूरी होता है। तो अक्षांश मैंने आपको बता दिया, धरातल को 2 अक्षांशों के मध्य की वास्तविक दूरी कितनी होती है, 111.1 या 111 किलोमीटर। बस में अब 2 अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जोन कहते हैं या कटिबंध कहते हैं। बाकी चीजें मैंने इसके पहले वीडियो में कल मैंने आपको बताया। अब हम चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे देशांतर और देशांतर रेखाएं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, देशांतर एवं देशांतर
रेखाएं। अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक देशांतर और देशांतर रेखाएं। देशांतर या इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गी इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स। देशांतर और देशांतर रेखाएं हम लोग पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। सॉरी, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड पहले हम लोग जानेंगे देशांतर क्या होता है, ठीक है। देशांतर के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद देशांतर रेखाएं क्या होती है इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्या जानेंगे? देशांतर रेखाएं क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देशांतर होता क्या है, ठीक है। मैंने बताया था ग्लोब पर 4 दिशाएं होती है। कितनी दिशाएं होती है? टोटल आपकी 4 दिशाएं होती है। इसको देख लीजिए, एक जो विषुवत रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र होता है इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का क्षेत्र होता है अब इसको बोल रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध। और 0 डिग्री जो देशांतर यानी ग्रीनिच रेखा होता है इसके इस साइड में से कहते हैं पश्चिम। कौन सी दिशा कहते हैं? पश्चिम। और इसके इस साइड में क्या कहते हैं? पूर्व दिशा कहते हैं। हिंद क्या कहते हैं? पूर्व दिशा कहते हैं। तो मुख्यतः कितनी दिशाएं होती है? 4 दिशाएं होती है, और उसकी सह दिशाएं होती है। बीच बीच में काट देंगे तो बहुत सी दिशाएं बन जाती हैं, ठीक है। तो हमें मुख्यतः 4 दिशाओं के बारे में क्या होता है जानना जरूरी होता है, ठीक। तो ग्लोब पर ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, और पश्चिम और पूर्व, ये आपकी क्या होती है? 4 दिशाएं मुख्यतः होती है। तो आइए हम जानते हैं देशांतर होता क्या है। देखिए, देशांतर और देशांतर रेखा में अंतर है, ठीक है। देशांतर होता क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक। देखिए, ग्लोब पर क्या होता है? ग्लोब पर केंद्र से या पृथ्वी के केंद्र से 2 अक्षांशों के मध्य, पृथ्वी के केंद्र से 2 अक्षांशों के मध्य मापी गई कोणीय दूरी, जैसे एक अक्षांश ये हो गया और एक अक्षांश ये हो गया, ठीक है। तो 2 अक्षांशों के मध्य मापी गई कोणीय दूरी, ठीक है। क्या कहेंगे? 2 अक्षांशों के मध्य मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? आपकी देशांतर कहलाता है, ठीक है। ग्लोब पर पृथ्वी के केंद्र से 2 अक्षांशों के मध्य मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। ग्लोब पर पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से 2 अक्षांशों के मध्य पूर्व तथा पश्चिम दिशा में मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? देशांतर कहलाता है। देशांतर कहलाता है, ठीक है। एक ये दिशा हो गई, ये आपका क्या हो गया? पश्चिम, और ये हो गया आपका पूर्व। तो 2 अक्षांशों के मध्य मापी गई कोणीय दूरी, इसको फिगर को हम ठीक से बना दे रहे हैं। एक अक्षांश हो गया और एक अक्षांश हो गया, तो 2 अक्षांशों के मध्य जो कोणीय दूरी मापी जाती है उसी को बोला जाता है, आपको क्या बोला जाता है? देशांतर, ठीक है। मान लीजिए 20 डिग्री का कोण बना, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बना? 20 डिग्री का। तो ये 20 डिग्री क्या होती है? देशांतर होता है, ठीक। कितना होता है? 20 डिग्री का देशांतर क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता
है। ये हो गया देशांतर। देखिए ये जो देशांतर होंगे ये भी, जैसे मैंने बताया अक्षांश पर भी 1-1 डिग्री के अंतराल पर होते हैं, ये भी क्या होंगे, ये भी ग्लोब पर 1-1 डिग्री के अंतराल पर, जैसे अक्षांश 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाते हैं, ये भी ग्लोब पर 1-1 डिग्री के अंतराल पर ही खींचे जाते हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे यह भी ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर पूर्व तथा पश्चिम दिशा में मापी गई कोणीय दूरी, मापी गई पश्चिम दिशा में खींची, पश्चिम दिशा में मापी गई कोणीय दूरी होती है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये हो गया आपका देशांतर। अब क्या करेंगे हम लोग, देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या जानेंगे, यहाँ पे हम लोग जानेंगे देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड्स लाइंस क्या होती है। ठीक है, क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स लाइंस। देशांतर समझ में आ गया। ग्लोब पर पृथ्वी के केंद्र से दो अक्षांशों के मध्य पूर्व तथा पश्चिम दिशा में मापी गई कोणीय दूरी, पूर्व तथा पश्चिम दिशा में मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। ठीक है, ये भी ग्लोब पर 1-1 डिग्री के अंतराल पर ही दूरी मापी जाती है। कोणीय दूरी 1-1 डिग्री के अंतराल पर ही मापी जाती है। अगर इनकी संख्या देखें तो 180 और प्लस 180, पूरब में 180 और पश्चिम में 180, टोटल होता है 360। कितने होते हैं, 360 होते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, आगे चलते हैं हम लोग देशांतर रेखा। आगे चलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है, इसकी सिंपल परिभाषा होती है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर, या उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को, देखिए दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ में, एक होता है साउथ में। दो पोल होते हैं, सब लोग जानते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा आपको क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। सिंपल सी जो परिभाषा है देशांतर रेखा की परिभाषा यही होती है। ठीक है, ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री देशांतर है। तो अब परिभाषा क्या लिखेंगे उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। यह रेखा भी, यहां से लिखेंगे, अगला पॉइंट डालेंगे, अगला पॉइंट हो गया। आगे लिखेंगे यह रेखा भी ग्लोब पर वास्तविक होती है, ग्लोब पर वास्तविक होती है तथा धरातल पर काल्पनिक क्या होती है, धरातल पर काल्पनिक होती है। ठीक है, क्योंकि धरातल पर आपके ऐसी कभी रेखाएं मिलती नहीं खींची। ठीक है, देखिए ऐसी आकार कैसे बना, खरबूजा देखें, खरबूजे का ऐसी क्या होती, जैसे खरबूजे में जगह जगह लाइन होती है बीच में, वैसे क्या होती है, इसकी आकृति आपको दिखाई देती है। खरबूजा देखे ना, खरबूजा खाते हैं ना गाँव, ठीक है, मार्केट में मिलता है, तो इसमें देखिए उसी तरह से इस पे लाइन, जैसे खरबूजे पर लाइन होता है उसी तरह इसकी लाइन दिखाई देती है। जैसे संतरा खाते हैं, संतरा का बीच में उसको निकालेंगे तो जो उसका अंदर का होता है भाग, ऐसे संतरे की आकार क्या होती है वो दिखाई देता है। ठीक है, यही आपको क्या कहलाता है, देशांतर। ठीक है, ये क्या होता है, ग्लोब पर
वास्तविक तथा धरातल पर क्या होती है, काल्पनिक। यह पृथ्वी पर हमें कभी भी दिखाई नहीं देती है, बस इमेज किया गया है कि ऐसी रेखा है। ठीक है, अब देखेंगे इनकी कुल ग्लोब पर संख्या कितनी होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या बराबर, देखिए जब इसको हम फैलाएंगे तो बड़ा बड़ा मैप आता है, तो इसको फैलाएंगे तो इधर 180 और इधर 180 मिलता है, मतलब 0 से इस साइड कितना मिलता है 180 डिग्री, और किधर कितना मिलता है 180 डिग्री। तो इसकी कुल कितनी संख्या हो जाएगी, ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या आपकी हो जाएगी 180 प्लस 180 बराबर पेड़ कितना हो जाएगा 360। देखिए 0 डिग्री जो देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, और 180 बात पे क्या करेंगे, 2 बार काउंट करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको अगर काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, कुल 361 रेखाएं हो जाएंगी। पर्सनल तो 0 डिग्री को हम इसमें काउंट नहीं करते। पर्सनल क्या करते हैं, 0 डिग्री को इसमें हम लोग काउंट नहीं करते हैं, और 180 को 2 बार हम लोग काउंट कर लेते हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है 360 हो जाती है। कितनी हो जाती है 360 हो जाती है। ठीक, तो यही होता है क्या। अब देखिए जो 0 डिग्री बीच वाली जो रेखा होती है, जिसे 0 डिग्री रेखा होती है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, और ये जो होती है ये क्या कहलाती है, एक देशांतर, क्या कहलाती है, देशांतर की। तो देखिए 2 देशांतर रेखाओं को मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, एक वृत्त बनेगा, और एक वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है, सब लोग जानते हैं 360 अंश का कोण बनाता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, 2 देशांतरों को मिलाने से एक वृत्त बनता है, सर्किल। 2 देशांतर रेखाओं के मिलाने से एक संपूर्ण वृत्त बनता है, और यह 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर अक्षांश के बारे में देखेंगे तो अक्षांश क्या है, ऐसे सिंपल है, तो एक सरल रेखा 180 डिग्री का ही कोण बनाती है। तो अक्षांश रेखा कितने डिग्री कोण बनाती है 180 डिग्री का, और देशांतर वही कितनी बनाती है 360 का कोण बनाती है। ठीक है, इसको बात को ध्यान रखिए, अक्षांश रेखा 180 डिग्री कोण बनाती है, एक सरल रेखा कितने अंश कोण बनाती है 180, और क्या बनाता है, और जो देशांतर होती है 2 देशांतर मिलकर एक सर्कल का निर्माण करती है, फिर इसे कहते हैं 360 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट चलेंगे। अब देखिए मैंने बता दिया इसकी कुल कितनी संख्या होती है 360 होती है, ये भी 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाएगी, तो इनके भी बीच में क्या होगी, धरातल पर भी इनके भी बीच में क्या होगी, दूरी निर्धारित की गई। बस में 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो धरातल पर होती है, और उसके अगला पॉइंट लिखेंगे, 2 देशांतरों के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी कितनी होती है 111.32 किलोमीटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वनडे से लेकर आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कई बार पूछा गया है। 2 देशांतरों के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी कितनी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। मतलब एक देशांतर ये हो गया, एक देशांतर ए और एक देशांतर ए क्या होती है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है 111.32। लेकिन यह दूरी भूमध्य रेखा पर ही पाई जाएगी। ठीक है, एक भी पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या हो गए 111.32 किलोमीटर जो पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, भूमध्य रेखा पर पाई जाएगी। तो लिखेंगे यह दूरी भूमध्य रेखा पर पाई जाती है।
ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे हम क्या करेंगे, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आप देखिए, अब क्या करेंगे, ऐसे मैंने लिख दिया तो यहाँ पर जो बीच में होगा, बीच में जो रेखा होगा यहाँ पर सर्वाधिक, फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, और ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनके बीच की दूरी देखिए कम होती जा रही नहीं, होती जा रही है, और ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, जो 111.32 किलोमीटर दूरी पाई जाएगी ये सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर ही पाई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे उनके बीच की दूरी क्या होती, कम होती चली जाएगी तथा ध्रुवों पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए। अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट लिखेंगे, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उनके मध्य की दूरी, उनके मतलब दो देशांतरों की मध्य की दूरी, ठीक है। उनके मतलब क्या होता है, मैं लिख रहा हूं, तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी कम होती जाती है, क्या होती जाती है, कम होती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे जाएंगे इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी और ध्रुवों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ध्रुवों पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है। अब जो बीच वाली रेखा होती है, जो 0 डिग्री देशांतर होती है, इसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है। इसी रेखा से पूरे विश्व का टाइम का क्या होता है, निर्धारण किया जाता है, ठीक है। इसके पूर्व हम लोग जाएंगे तो टाइम बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगा, और इसके पश्चिम में जाते हैं तो हम लोग टाइम क्या होगी, कमी होती है। ये सारी चीजें डिटेल में आपको एस्ट्रोनॉमी बताई जाएगी। आपको बस इतना यहाँ पे जान लीजिए, अक्षांश और देशांतर होते क्या, ठीक है। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इनकी बीच की दूरी कितनी होती है, ग्लोब पर इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो देशांतर मैंने बता दिया, अक्षांश मैंने बता दिया। अरे 2 पॉइंट और इसको जान लीजिए, सामान्य बातें भी जो आगे चलकर हमें काम है। जैसे अगला पॉइंट क्या है, द्वीप किसे कहते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता है। आइसलैंड या द्वीप किसे कहते हैं, बहुत सी नॉर्मली चीजें बहुत से लोगों को नहीं पता होती, ठीक है। इसलिए मैं आपको नीचे से उठा के ले चला। द्वीप क्या होता है, अगर द्वीप की परिभाषा देखें तो स्थल का वह भाग जो जल से चारों तरफ से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर भारत के संदर्भ में देखें, जैसे भारत का संदर्भ हम लोग देखें तो भारत के संदर्भ में आपको जो द्वीप मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि कहाँ पे स्थित है, यह है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो आपकी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और इधर देखेंगे आपका लक्षद्वीप मिलेगा। कौन सा द्वीप मिलेगा, लक्षद्वीप मिलेगा। इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है, जो आपको कहाँ पे है, अरब सागर में है। कहाँ पे है, अरब सागर में है। इधर देखेंगे आप, देखेंगे भारत के संदर्भ में श्रीलंका है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है,
श्रीलंका कैसा है, द्वीपीय देश है। तो ऐसे विश्व में बहुत से द्वीप हैं। अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड है, जो कि कहां पे स्थित है, यह देखेंगे अटलांटिक महासागर। कौन सा है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। कहां पे स्थित है, यह अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि विश्व का क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो द्वीप की परिभाषा ये होती है कि वह स्थल का भाग जो चारों तरफ जल से क्या होता है, घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो आपका है प्रायद्वीप। इसी से रिलेटेड एक और है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप बहुत कंफ्यूज करता है प्रायद्वीप, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। तो प्रायद्वीप अगर देखेंगे तो प्रायद्वीप की जो परिभाषा होती है, यहाँ लिखेंगे स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा होता है, जो तीन तरफ जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे देखिए भारत में क्या बना रहा है, एक प्रायद्वीप बना रहा है, इधर देखिए अरब सागर और नीचे इधर बंगाल की खाड़ी पड़ोस साइड में पश्चिम साइड अरब सागर और नीचे आपको कौन सा मिलेगा, हिंद महासागर। कौन सा मिलेगा, हिंद महासागर, ठीक है, क्या मिलेगा, हिंद महासागर। ऐसे विश्व में बहुत से, हर देश में बहुत से देशों में प्रायद्वीप पाया जाता है। जैसे यूरोप महाद्वीप पड़ेगी तो यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, वहां पे बहुत से प्रायद्वीप आप पे पाए जाते हैं। यूरोप को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप कहता है स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। और द्वीप क्या होता है, स्थल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो एक द्वीप और प्रायद्वीप में क्या हो गया, आपका अंतर हो गया, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे एक चीज होता है आपका, जिसे बोला जाता है खाड़ी। खाड़ी क्या होती है, खाड़ी, ठीक है। खाड़ी में अंग्रेजी के संदर्भ से दो लेते हैं, एक बोलते हैं गल्फ और एक को बोलते हैं बे। इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहता है, कौन सा गल्फ होगा, कौन सा बे होगा, ठीक है। जैसे हम इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, इसका भी मतलब क्या होता है, खाड़ी भी होता है। जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पर देखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ भी खाड़ी से बोलते हैं गल्फ, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो खाड़ी में जो होता है एक गल्फ और एक बे होता है, इसमें अंतर नॉर्मली होता है, इसको जान लीजिए। जो बे होता है इसका मुहाना क्या होता है, चौड़ा होता है। बे का मुहाना, मुहाना क्या होता है, चौड़ा, क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। और ये विस्तृत होता है, क्या होता है, विस्तृत होता है, ठीक। मुहाना चौड़ा होता है और विस्तृत होता है। और क्या होता है, इसका जो तटीय इलाका होता है छिछला, तटीय भाग छिछला होता है, छिछला, ठीक है। अगर बे को देखें तो बे क्या होता है, सकरी, शकरे होते हैं, शकरे खाड़ी होते हैं, क्या होते हैं, सकरे होते हैं। और उसका मुहाना क्या होता है, गहरा होता है। अगर मुहाना की बात करें, मुहाना क्या होता है, गहरा होता है, मुहाना क्या होता है, गहरा। अगर विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। अगर बात करें गल्फ की तो विश्व की सबसे बड़ी गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, विश्व की सबसे बड़ी अगर गल्फ की बात करें तो कौन सी है, मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको की, मैक्सिको का गल्फ, मैक्सिको, मैक्सिको गल्फ, ठीक है। शायद इधर नहीं दिख रहा होगा, ठीक। कौन सा है, मैक्सिको गल्फ, जो कि कहां पे आपको मिलेगी, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। जैसे उत्तरी अमेरिका के देखेंगे मैप में
तो आपको इस तरह से आपको दिखेगा गल्फ, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक, तो ये नॉर्मली आपकी बातें हो गई। एक चीज जान लीजिए, झील क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झील किसे कहते हैं, ठीक है, 2 लाइन की परिभाषा है, इसको देख लीजिए। सब लोग जानते हैं, गाँव से पोखरा बोला जाता है, तालाब बोला जाता है, ठीक है। झील की जो एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, इसको देख लीजिए। झील, 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 अगर झील की बात करें, ठीक है, जिसे बोला जाता है लेक्स, इंग्लिश में लेक्स बोलते हैं। और क्या होता है? झील। तो जल का वह भाग, जल का वह भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है, उसे झील कहते हैं, झील कहते हैं, ठीक है। ये आपको मान लीजिए कोई जैसे गांव में होता है ना, कहते हैं पोखरा है, वो क्या एक तरह से कृत्रिम झील होती है। कृत्रिम, देखिए झील 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक होती है और एक कृत्रिम होती है। जो मानव द्वारा बनाया जाता है वो प्राकृतिक होती है, जो प्रकृति द्वारा बना होता है उसे क्या कहते हैं, वो कैसी होती है? जो मानव द्वारा बनाया जाता है, जो मानव द्वारा कृत्रिम होती है, जो नेचर द्वारा बना होता है उसे प्रकृति झील बोलते हैं। अगर सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी झील, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील, तो इसमें 2 आ जाएंगे, एक खारे पानी और मीठे पानी, ठीक है। अगर बात करें हम लोग खारे पानी, ठीक है, खारे पानी की, तो ये हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सागर। कौन सा होगा? कैस्पियन सागर। अगर ताजे पानी या मीठे पानी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित। ये कहाँ पे है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और ये कहाँ पे है? एशिया में आपको मिलेगा, ठीक है, कहाँ मिलेगा? एशिया में। और समझा, अगर सबसे गहरी झील की बात करें, झील पढ़ाएंगे तो बताएंगे गहरी झील, तो बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल झील। ये भी एशिया में, रूस में स्थित है, एशिया की रूस में स्थित है सबसे गहरी झील, ठीक है। तो ये इतनी नॉर्मली चीज हो गई, क्योंकि ये जानना जरूरी होता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक। अगर अच्छी लगी तो आप लोग क्लास को आगे शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कल से हम भारत का भूगोल नया चैप्टर लेके आएंगे। भारत का भूगोल का पहला चैप्टर भारत की अवस्थिति और संरचना, यहाँ से हम लोग नए चैप्टर से भारत के भूगोल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगला टॉपिक हम आपको कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।